प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से थोड़ा पॉजिटिविटी तो देखने को मिल रहा है ना। लगातार 5 महीने तक प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डेज, मतलब ये जब से ऊपर जाने लगा उससे पहले का देखें तो 10 ट्रेडिंग डेज तक नेगेटिव रिटर्न्स ना, और बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ आया था बीच में। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ नेगेटिव था, मतलब ये सही बात है। सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा बहुत सारे पैरामीटर्स वाइज, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट आया ना। बजट ठीक ठाक था, उसका कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ा। उसके बाद आरबीआई का लिक्विडिटी मेजर्स आया, कोई पॉजिटिव फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद आरबीआई ने रेट कट भी स्टार्ट कर दिया, उसका भी कोई पॉजिटिव नहीं फ़र्क पड़ा। उसके बाद ना इकोनॉमी फ्रंट पे पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला। कुछ डेटा आया जिससे लगा कि भाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है ना कि भाई किसी भी चीज़ का जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और प्लस गिरावट भी अच्छा खासा हो ही गया है, तो फिर अचानक मतलब ये पिछले ना परसों से ये कैसे स्टॉक मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आने लगा, इसका कारण क्या है? तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया आप लोग को कि स्टॉक रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपको देने जा रहा हूँ ना। डू पॉइंट एनालिसिस के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो आप लोग का काफ़ी सारा क्वेरीज भी आता है ना, बुक वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, आरओई क्या होता है, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ये सभी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझें। आपके कुछ क्वेरीज को भी मैं इसमें आंसर करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑफ कोर्स ये वीडियो स्टार्ट करते हैं पुष्पा मूवी के डायलॉग से कोरिलेट करके। देखिए, पहले मैंने शायद बताया था ये आपको, स्टॉक मार्केट ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो गिरावट आया है पिछले कुछ महीनों से ना, कि भाई स्टॉक मार्केट फ्लावर नहीं है, ये फायर है, ठीक है। और इस फायर के सामने अगर आपको टिकना है तो आपको वाइल्ड फायर बनना होगा। लेकिन वाइल्ड फायर का मतलब ये नहीं है कि ना बिना सोचे समझे सेंसलेस तरीके से मतलब फायर में कूद जाए मुकाबला करने के लिए ना। यहाँ पे आपको दिमाग लगाकर अच्छी तरह से टैकल करना है, क्योंकि फायर के सामने अगर आप डायरेक्टली जाकर लड़ाई करेंगे ना, मोस्टली आप जल जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है, बिना सोचे समझे जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब जाएगा। लेकिन हाँ, सोच समझकर एक प्रोसेस, जो सेट प्रोसेस है जिसके बारे में हम अपने वीडियोस में ना डिस्कस करते हैं रेगुलरली, उस सेट प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे, रिस्क प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो आप आराम से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के जर्नी को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएंगे। तो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट तो आज मतलब बहुत सारा अप डाउन हो रहा है। मतलब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मिड कैप कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी थोड़ा निगेटिव हो रहा है। लार्ज कैप्स भी मोस्टली फ्लैट है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप थोड़ा ऊपर है। बट हाँ, मतलब लगातार ये तीसरा दिन आप बोल सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिविटी तो है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। लेकिन हाँ, पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। मोस्टली नेक्स्ट वीक देखना होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना। कई बार होता है बहुत ज़्यादा गिरने के बाद 1-2 दिन ऊपर जाता है, फिर से गिर जाता है स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होगा। अब इसके बाद वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप। यूएस मार्केट तो कटसी ट्रम्प बिल्कुल डाउन एंड आउट है। देखिए, ट्रम्प जब आए थे उस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि देखिए यूएस, ट्रम्प लकी हैं, उनको बहुत ही अच्छा यूएस इकोनॉमी मिला था, ठीक है। इकोनॉमी का हालात ठीक ठाक, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट चल रहा है, मतलब ये तो आइडियल कंडीशन है किसी भी इकोनॉमी को। और ऑलरेडी यूएस मतलब मेक यूएस ग्रेट अगेन बनाने की जरूरत नहीं, यूएस ऑलरेडी ग्रेट था। मतलब परफॉर्मेंस वाइज ना वर्ल्ड में तो सबसे डोमिनेंट पावर है ज़्यादातर पैरामीटर्स में। तो मैंने उससे बोला था कि अगर ट्रम्प इसको संभाल ले वही बड़ी बात है। डर यही था कि इसको डुबा ना दे। तो फिलहाल जो कुछ वो कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना। हाँ, जब टैक्स कट वो करेंगे तो देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, उसका वेट करेगा मोस्टली मार्केट, उसके बाद देखते हैं। बट हाँ, फिलहाल जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका तो बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं, इकोनॉमी पे। मतलब स्टॉक मार्केट तो इकोनॉमी को ही फॉलो करता है ना। तो फिलहाल हालात ठीक नहीं, इसीलिए मतलब लगातार आप देख रहे हैं यूएस स्टॉक मार्केट्स के हालात ठीक नहीं थे, जो कि पहले बहुत अच्छा कर रहा था। ट्रम्प जब यूएस का इलेक्शन जीते थे ना, तो मार्केट बहुत खुश था, बहुत तेजी से ऊपर गया। वो इसलिए क्योंकि भाई ये टैक्स कट करने जा रहे हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा था और इकोनॉमी ठीक ठाक हालात पे था। लेकिन अब तो मार्केट को डर हो गया कहीं ये इकोनॉमी को ही लेकर ना बैठ जाए, कहीं इन्फ्लेशन और ज़्यादा ना बढ़ने लगे,
जो कट की बात हो रही है इंटरेस्ट रेट कट वो हो ही नहीं, तो उसके बाद थोड़ा बहुत ये टैक्स कट कर भी देंगे तो इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो लेट्स सी, इसीलिए थोड़ा यूएस में डर का माहौल है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, ट्रम्प भी मतलब जो भी एक कर रहे हैं धीरे धीरे उसको सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे तो यूएस भी डूबेगा। ऐसा नहीं कि दूसरों को बर्बाद करेंगे, खुद यूएस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। इसीलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं, फिर कुछ वापस कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बाद में लगाएंगे। बहुत सारा अप एंड डाउन, इधर लेफ्ट राइट बहुत कुछ कर रहे हैं। बट हाँ, मोस्टली कुछ महीनों में ये सब चीज़ें सेटल कर जानी चाहिए, इसको ऐसे देखना चाहिए। एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी मोस्टली हालात ख़राब ही है ना, मोस्टली क्या हालात ख़राब ही हैं यहाँ भी, सभी जगह देखिए ना निगेटिविटी है। तो यूरोपियन मार्केट्स का यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं कैसा चल रहा है। तो देखिए मोस्टली ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स को देखें ना तो हालात मोस्टली ख़राब ही हैं वर्ल्ड मार्केट्स में। तो उस तरह के हालात में इंडियन मार्केट्स का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, ठीक है, रिलेटिवली सब कुछ होता है ना। अब यहाँ पे है कि भाई ये हालात जो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब आगे क्या होगा ऑफ कोर्स वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हालात इम्प्रूव हुआ है उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज़ का एक या दो रीज़न नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर ये सब जो भी इवेंट्स होता है वो होता है, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारा पॉजिटिविटी था ना, बजट ठीक ठाक आया, उसके बाद आरबीआई का रेट कट, लिक्विडिटी मेजर्स, उसके बाद जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, ऐसा नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये सब है। और यहाँ पे जो इमीडिएट अगर आप देखेंगे फ़िलहाल क्या हो गया अचानक, क्योंकि उससे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था, लेकिन हाँ मार्केट वो सब भी सोच कर चलता है, ठीक है ना। तो मार्केट में ऑफ कोर्स वो सब भी डिस्काउंटेड है कि भाई ये सब पॉजिटिव हुआ है, प्लस मार्केट अच्छा खासा गिरा भी है, खासकर लार्ज कैप का वैल्यूएशन तो ठीक ठाक हो गया है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है। इसके अलावा जो पॉजिटिविटी आया है वो आया है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया ना। 10 ईयर देखिए, ये तीन बहुत बड़े रीजंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहले मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूएस का 10 ईयर देखिए 4.25% के आसपास आ गया है, 4.8% से कहाँ चला आया है। और ट्रम्प इसी तरह के काम अगर करते रहे तो जल्दी ये 4% से नीचे भी चला आएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 पॉजिटिव क्या है ये देखिए, ब्रेंट क्रूड, ज़्यादातर तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 70 से भी नीचे चला आया है, और मतलब जब तक ट्रम्प है मोस्टली ये कंट्रोल में रहेगा, तो बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, क्योंकि पूरा इंपोर्ट आ रहा है ना, और एनर्जी प्राइसेस कम होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा, जिससे आरबीआई को रेट कट करने में आसानी होगा। बहुत बड़ा पॉजिटिव। एक और बड़ा पॉजिटिव क्या है, यूएस का आप डॉलर इंडेक्स चेक करें ना, 104 से भी नीचे चला आया है, 109 110 जा रहा था ना, तो ये भी बहुत तेज़ी से गिरा है, ठीक है। तो ट्रम्प बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। मतलब ब्रेंट क्रूड का तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है ना, उन्हीं के कारण बुरी तरह से मतलब अच्छा खासा गिर गया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो देखिए ये तीनों ही इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल ये जैसे जैसे ये धीरे धीरे और गिरेगा ना, तो उसके बाद, और क्योंकि वैल्यूएशंस भी धीरे धीरे हमारा अट्रैक्टिव हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में एफआईआईज़ का पैसा भी इंडिया में आएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली पूछेंगे किस दिन आएगा, ये सब मुझे नहीं पता है, इसीलिए बोलता हूँ कुछ महीनों में, क्योंकि एग्जैक्टली तो पता नहीं होता है ना। इसीलिए तो हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का गेम करते हैं, शॉर्ट टर्म में पता ही नहीं, ठीक है, इसलिए। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि क्या मंडे को ऊपर चला जाएगा, ट्यूसडे को ऊपर चला है, देखिए ये सब इस चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी भी एफआईआईज़ बेच रहे हैं तो लार्ज कैप में यहाँ से अभी भी थोड़ा और गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, वहाँ भी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 4-5% का लार्ज कैप में गिरावट कोई बड़ा बात नहीं होगा। मिड कैप स्मॉल कैप में 10% का भी अगर गिरावट आ जाता है तो कोई बड़ा बात नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन टेंशन्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, वो तो भाई कभी भी गिरेगा कभी ऊपर जाएगा, तो डेली बेसिस पे चलता रहता है। हमें सिर्फ देखना है कि भाई जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उसका डायरेक्शन ठीक है तो हमारे लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। और फिलहाल अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखिए, जो भी पैरामीटर्स अभी मैंने डिस्कस किया, या इंडिया के जो पैरामीटर्स हैं मोस्टली वो इम्प्रूव कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड भी देखिए इंटरेस्ट रेट कट सभी जगह चल रहा है। यूरोपियन यूनियन में लगातार रेट कट हो रहा है, ठीक है। यूएस भी देखते हैं, मतलब
यूएस तो ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक चाहेगा रेट कट करने का, लेकिन वो ट्रम्प के पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हद से ज़्यादा वो परेशान ना करे तो वहाँ भी रेट कट के चांसेस हैं। इंडिया में तो रेट कट हो ही रहा है, अप्रैल में शायद एक और रेट कट हो जाए, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। रेट कट जब भी होता है तो इक्विटी मार्केट इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, और ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए अच्छा है तो इक्विटी मार्केट भी उसे पॉजिटिवली लेता है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डेली बेसिस पे आपका मार्केट ऊपर जाने लगा है। स्टॉक मार्केट है तो मेंटली ये सब ध्यान में रखें ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछना कि भाई आपने तो बोला कि सब कुछ पॉजिटिव, आज क्यों गिर गया, मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो स्टॉक मार्केट से दूर हो जाए, ठीक है। आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, ठीक है। या फिर वो जो ट्रेडिंग वाले वीडियोस होते हैं ना उसको वॉच करें, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ना एवरी मिनट एवरी सेकंड का मार्केट कहाँ ऊपर नीचे जाएगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें, ज़्यादा हेडेक ना लें, क्वालिटी अच्छा रखें, दैट्स इट। आपके लिए बहुत है, इसमें आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ क्वेरीज आए हैं, ठीक है ना। एक तो किसी वीडियो में आपका कमेंट आया है कि ना म्यूचुअल फंड का जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो पूरा एनालाइज करके बताता हूँ बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब यहाँ किसी के पास शायद ज़्यादा टाइम ना हो ना, तो वो लिख रहे हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड समरी, डोंट एनालाइज, वी ट्रस्ट यू, ठीक है। तो देखिए स्टॉक मार्केट है और इन्वेस्टमेंट्स है, आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है ना, और ये एजुकेशनल चैनल है। तो होता है ना कि मैं सिर्फ आऊँ और आपको 2-3 फंड का नाम बता दूँ कि भाई ये फंड है इन्वेस्ट कर दो, इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़े। ऐसा ही अगर आप करेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टमेंट्स में। आपका पैसा है, आप खुद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो समझ लें अच्छी तरह से कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका पैसा डूबेगा तो मैं आपको पैसा नहीं देने जाऊँगा। भाई आप बोलेंगे तुम्हारा सुनकर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप मेरा सुनकर इन्वेस्टमेंट करें। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझे, खुद का एनालिसिस करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें, फंड के नाम के चक्कर में नहीं पड़े। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझें कि भाई ये जो भी फंड है अच्छा है, क्यों अच्छा है, ख़राब है, क्यों ख़राब है। इन चीज़ों को समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करें तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा बीतेगा। उसके बाद एक और ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बहुत सारे इस तरह का क्वेरी आता है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, पता नहीं आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट ऐसे तो मतलब कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो अलग चीज़ है, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ मतलब आप कहाँ काम करते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, और सबके बारे में मुझे ना पता भी नहीं होगा ना भाई कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, मतलब कैसे मुझे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा होगा कि भाई जहाँ आप काम करते हैं वहीं पे पता लगाएं और उसके बेसिस पे आप कॉल लें, ठीक है। अब स्टॉक के पैरामीटर्स पे आते हैं। तो आज मैं आपको डू पॉइंट एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। डू पॉइंट एनालिसिस ROE निकालने का ही एक तरीका है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिर्फ एक स्टॉक भी है, मान लीजिए ना 100 रुपये का स्टॉक आपने वो खरीद लिया, एक स्टॉक, तो आप उस कंपनी के मालिक बन गए। हाँ ये बात सही है कि छोटे मालिक बने, जिसके पास जितना ज़्यादा स्टॉक उतना बड़ा मालिक, ठीक है आप, लेकिन मालिक आप भी हैं। छोटे मालिक सही है लेकिन मालिक तो है ना भाई। तो देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है ना कि भाई मैंने जैसे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा उस पर। तो ROE से आपको यही आइडिया मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि मतलब ROE का फार्मूला क्या होगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और प्लस मतलब डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब हमारे जैसे जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स में, उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल पैसा उससे डिवाइड होगा, तो उससे ही ROE निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। उससे जैसे मान लीजिए 10% का ROE आ रहा है, ठीक है, तो पता चला कि भाई ठीक है 10% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रहा है इक्विटी पे वो कंपनी, तो ऑफकोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है ROE से। अब ना डू पॉइंट एनालिसिस क्या हुआ, तो देखिए ROE को ही कई भागों में इसमें डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो डू पॉइंट एनालिसिस में 3 स्टेप मेथड आता है, 5 स्टेप मेथड आता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में आपको 5 स्टेप मेथड के बारे में भी बताऊंगा। ये देखिए ऊपर ROE का फार्मूला है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट में जब एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से आप डिवाइड करेंगे, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी मीन्स वही जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना, मतलब जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पूरा पैसा जमा हुआ तो उसी को शेयर होल्डर इक्विटी बोलेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेयर होल्डर्स का। एवरेज मतलब कि साल के शुरू का और साल के लास्ट का दोनों का
ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे डुपॉन्ट एनालिसिस का हम 3 स्टेप प्रोसेस देखते हैं, तो इसको ब्रेकअप करेंगे आरओई को, तो बहुत अच्छे डिटेल्स आपको पता चलेंगे। स्टॉक्स में ये सब चीज़ें चेक करें फंडामेंटल एनालिसिस में। डुपॉन्ट एनालिसिस 5 स्टेप भी होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। और डुपॉन्ट देखिए एक कंपनी था डुपॉन्ट कॉरपोरेशन ना, उसमें ही ये एनालिसिस पहली बार यूज़ हुआ, इसीलिए इसको डुपॉन्ट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वही सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी का ही फार्मूला है। नेट इनकम अगेन कंफ्यूज नहीं करना है नाम से, ये नेट प्रॉफिट ही है। और रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स सेल्स, ठीक है। तो नेट इनकम में जब आप सेल्स से डिवाइड करेंगे नेट प्रॉफिट में, तो आपको निकल जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रेवेन्यू, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। एसेट मतलब क्या हुआ ना, मतलब जो बिल्डिंग हो गया कंपनी का, मशीनरी हो गया, बहुत सारा, तो वो सब एसेट हो गया। एवरेज अगेन साल में, साल के शुरू में कितना है, साल के लास्ट में कितना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो सेकंड नंबर है, ये एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है, ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो। नंबर थर्ड है एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी, मतलब ये एवरेज टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा फाइनेंशियल लिवरेज का। तो यहाँ पे 3 ब्रेकअप हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी कंपनी सेल्स कर रहा है उस सेल से किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है ना 100 रुपीज़ का सेल कर रहा है, उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। और वही कोई दूसरी कंपनी है जो कि 10 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 100 रुपीज़ के सेल में, कोई कंपनी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर ले रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स कोई 20 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो बहुत अच्छी कंपनी है ना। तो जितना ज़्यादा हो नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा हो। जैसे बहुत सारे ना आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहता है उनका, इसीलिए वैल्यूएशन भी थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से जैसे एक और सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ऑटो ना, कार की कंपनी, जैसे कुछ कार ना 5-6 लाख 7 लाख का बिकता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे मार्जिन बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ कार है जो कि जिसका कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ होता है, वहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे कि उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो अलग अलग इंडस्ट्री का प्लस वो क्या सामान बेच रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर देगा। उसी तरह जैसे रिटेल हो गया ना, रिटेल की कंपनी, वहाँ पर मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि कौन सी कंपनी है, मतलब स्ट्रेट वे नहीं बोलेंगे खराब है। जैसे रिटेल की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, पर उसमें बहुत अच्छा है, तो वहाँ तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम ही होगा, ठीक है ना। तो आपको इंडस्ट्री वाइज देखना है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री है, और बहुत सारे पैरामीटर, सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो उसके कारण उसका आरओई बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा उतना आरओई बढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। किसी का कम है तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो गया, ठीक है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए सेकंड फार्मूला अगर आप देखें यहाँ पे सेल्स बाय एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। तो अगर किसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो एसेट टर्नओवर ज़्यादा कर लेता है, ठीक है, तो इसके कारण भी तो आरओई बढ़ेगा ना आपका, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो ये अगर आप बढ़ा लो तो अच्छी बात है। जैसे रिटेल वाले जो मैंने बताया ना, उनका एसेट टर्नओवर आप देखेंगे, ठीक है ना। एसेट टर्नओवर मतलब जो भी तुम्हारा एसेट है उस एसेट पे किस तरह का सेल्स जनरेट कर रहे हो, मतलब कितने एफिशिएंटली तुम अपने एसेट को यूज़ कर रहे हो, मतलब वो कंपनी, ठीक है। ये इसका ये मतलब। तो ये ऑफकोर्स जितना ज़्यादा होगा आरओई उतना बढ़ेगा। जैसे रिटेल की कंपनीज हो गई ना, तो भाई ठीक बात है, मार्जिन नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे, टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बेचो 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 बेचो, जल्दी बेचो, तो उसके कारण इनका ऐसे टर्नओवर बढ़ेगा और आरओई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे मार्जिन कम आ रहा है वहाँ पे आपको ऐसे टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा ताकि आरओई आपका बढ़ाया जा सके, तो वो कंपनी भी अच्छा है, ठीक है। हमें तो आरओई से मतलब है भाई, या तो तुम नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लो, उससे बढ़ा दो, या फिर ऐसे टर्नओवर तुम बढ़ा दो, वहाँ से बढ़ा दो। आरओई हमारा अच्छा आना चाहिए क्योंकि वही तो हमारा रिटर्न है इन्वेस्टर्स का, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये हो गया, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि इन दोनों का अच्छा खासा बैलेंस बना पाती है तो और भी अच्छा है, तो ये सब देखना है, ठीक है। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। तो एवरेज टोटल एसेट का मतलब टोटल एसेट हो गया, ठीक है, और नीचे हो गया शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट मतलब अगर आप बैलेंस शीट का आइडिया है ना, तो एक तरफ एसेट होता है, दूसरे साइड डेट प्लस इक्विटी होता है, तो ये हुआ डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, एसेट का मतलब। और नीचे हो गया इक्विटी। तो यहाँ पे देखिए अगेन, ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका आरओई बढ़ेगा, फाइनेंशियल लिवरेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऊपर क्या है, इक्विटी प्लस डेट, और नीचे है इक्विटी, ठीक है, डिवाइड किया जा रहा है।
तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी आपका थोड़ा कम है और डेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऊपर क्या है, इक्विटी प्लस डेट, नीचे है इक्विटी। तो अगर ये बढ़ रहा है फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब कि आपका डेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेट अगर लिया जाए उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और डेट का एडवांटेज भी है ना, क्योंकि डेट में जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं उस पर टैक्स लगता नहीं है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। और प्लस इक्विटी के मुकाबले डेट का जो ना कीमत होता है, कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मामले में कम होता है। क्यों होता है ये सब हम किसी दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो वो भी पॉजिटिव है। तो अगर थोड़ा डेट कोई लेता है कंपनी ग्रोथ के लिए तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन डेट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इंटरेस्ट चुका ना सके या प्रिंसिपल ना चुका सके, तब तो कंपनी बंद हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल लिवरेज थोड़ा ठीक है क्योंकि उससे आपका आरओई बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज से भी आपका आरओई बढ़ रहा है डेट से, लेकिन हाँ वो कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये तीनों है। तो किसी भी कंपनी में जब आप आरओई चेक कर रहे हैं ना, तो अगर आरओई बहुत ज़्यादा है तो उस कंपनी का डेट जरूर चेक करें, डेट टू इक्विटी रेशियो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कोई खास नहीं है, उसका ऐसे टर्नओवर भी कोई खास नहीं है, लेकिन डेट उस कंपनी ने इतना ज़्यादा ले रखा है जिसके कारण उसका आरओई बढ़ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। इसीलिए किसी एक पैरामीटर के आधार पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना होगा। तो आरओई में बिल्कुल ध्यान रखें कि कहीं सिर्फ डेट के कारण तो आरओई नहीं बढ़ा ले रहा, अगर ऐसा है तो कंपनी को अच्छा नहीं माना जाए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप लोग का क्वेरी आता है बुक वैल्यू से रिलेटेड कि बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब हुआ टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है, तो अगर मेरी तबीयत ठीक होती है, क्योंकि अभी भी मुझे इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन, अगर ठीक होता है तो कल मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। एनीहाउ मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कल लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो भाई 8 PM to 9 PM रात में मैं करूँगा, उसमें मार्केट अपडेट करेंगे। उसके बाद आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।